वो कहते हैं ना, विक्टर ह्यूगो ने कहा था, यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया, वो टाइम हैज कम। तो या तो एआई की मार पड़ेगी या एआई की धार आपके काम में आएगी। हम सिमेज में एआई के प्रारूप बना रहे हैं। आप अपने एआई सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अपना ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा करके आपके लिए डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को आसान कर दें। नमस्कार, मुझे लगता है कि मैं आप सबसे लाइव जुड़ पाया हूं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। और यदि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप जुड़ पाए हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पिछले एपिसोड में जब मैं आपसे जुड़ा था तो हमने एमबीए कोर्स के बारे में बातें करी थी और साथ ही कोर्स के फ़ी प्लान को लेकर विषय बातें हुई। और इस बीच हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इस बीच हमारी आपसे बातचीत नहीं हो पाई। मैंने ये प्लान किया था कि मैं प्रतिदिन 5:30 बजे के आसपास आपसे मिलने की चेष्टा करूंगा, लेकिन व्यस्तताओं के कारण मैं आपसे मिल नहीं पाया। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इसी बीच आपके संस्थान सिमेज में बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ और नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिसका थीम था सशक्त भारत के निर्माण हेतु युवाओं का योगदान, तकनीक की महत्ता और विश्व को हम कृत्रिम मेधा के स्थान पर सुमेधा के साथ हम विश्व को समाधान देंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लेकिन इंटेलिजेंस जब कृत्रिम हो रहा है तो वहाँ एक खतरा भी है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग का खतरा है, अपराधियों के द्वारा एआई के प्रयोग का खतरा है, और जो साइबर क्राइम है उनके द्वारा जो है, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग का खतरा है, जो उसकी असीमित ताकत है। और आज मेरे साथ आपके पसंदीदा गुरु नीरज पोद्दार से, डॉक्टर नीरज पोद्दार, वो भी जुड़े हुए हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर उनके माध्यम से भी मिलेगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले बार के सेशन के आधार पर। तो एक तो लोगों की शिकायत है कि सर आप कल 5:30 पर आ नहीं पाए थे, तो उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि व्यस्तताएं थी, जैसा कि सर ने बताया। कुछ सवाल बच्चों के और है और मैं चाहूंगा कि इस सेशन के माध्यम से आप उनके सवालों का जवाब दें। बिल्कुल। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई तो कई बच्चों ने कहा है कि इसकी पढ़ाई तो सारे कॉलेजेस में नहीं है, वो बीसीए या बीएससीआईटी जैसे तकनीकी कोर्स करना चाहते हैं और लेकिन सिलेबस में ये चीज है ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या गाइड करेंगे, क्या उन्हें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आज के समय में आपके पास अब विकल्प ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहते हैं ना, विक्टर ह्यूगो ने कहा था, यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया, वो टाइम हैज कम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो विचार है जिसे अब रोकना संभव नहीं है। तो अब एआई जो है ये आपको रिप्लेस करेगा या आप एआई के साथ अपनी क्षमताओं का वर्धन करेंगे, संवर्धन करेंगे, उसे गुणात्मक रूप से और कई गुना उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। तो विषय अब सिर्फ यह है कि दुनिया जो है इन दो भागों में बट रही है, एक जिनको एआई के कारण एआई का मार झेलना पड़ रहा है और दूसरा वो जिनके लिए एआई जो है उनके काम में एक नई धार दे रहा है। तो या तो एआई की मार पड़ेगी या एआई की धार आपके काम में आएगी। तो अब आपको एआई को अपनी ताकत बनाना होगा, अपने औजार बनाना होगा। और सिमेज में तो हम बात सिर्फ एआई को इस्तेमाल कैसे करें इसकी नहीं कर रहे हैं, हम सिमेज में एआई के प्रारूप बना रहे हैं। हम सिमेज में एआई को विविध सेक्टर्स में, जैसे मान लीजिए कि कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है और उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में हमें टीम के सदस्यों के काम की विवेचना करनी है, एनालिटिक्स करना है। तो ये एनालिटिक्स का काम जो है वो एक एआई अगर उसको इंटेलिजेंस के साथ किया करे तो बहुत सारा मैन टाइम बचेगा, बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स टाइम बचेगा और बहुत एक्यूरेटली ये काम किया सकता है। या अगर हमारे पास मार्केट डेटा है और हमारे पास मार्केट के विभिन्न कंपनियों के रिजल्ट्स के डेटा हैं, हर साल के डेटा हैं और एनुअल रिपोर्ट्स हैं, तो उसके बीच में एआई खुद ही वो पैटर्न्स डेवलप करेगा कि किस तरह के पैटर्न्स आने पर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। या अगर हम चार्ट के बेसिस पे बात करें तो अगर चार्ट पर ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं, कौन से मूविंग एवरेजेस हैं, क्रॉसओवर्स हैं, जिनके ऊपर में बाई या सेल का डिसीजन लेने पर आपका जो बैक टेस्टिंग में रिपोर्ट जो आएगी उसमें आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी एआई के माध्यम से हम सारे जो ट्रेंड है उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने एआई सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अपना
ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा करके आपके लिए डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को आसान कर दे। लेकिन यही दुविधा है राहुल कुमार की, जिन्होंने खगड़िया से सवाल पूछा है, और इनका कहना है कि ये बीसीए या बीएससी आईटी जैसे कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाए जा रहे उन कोर्स में एआई अभी तक इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुआ है। देखिए बिहार में युवाओं को ये मान के चलना होगा कि विश्वविद्यालय प्रक्रिया के इंतजार में वो, मतलब जब तक विश्वविद्यालय में वो आएगा नहीं तब तक मालूम पड़ेगा एआई का बहुत अगला वर्जन आ जाएगा। अभी हाल ही में पटना के एक विश्वविद्यालय ने 1996 के बाद अपने सिलेबस में बदलाव किया, लेकिन उस बदलाव के साथ भी वो सिलेबस किसी भी प्रारूप से, किसी भी तरीके से 2026 के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, वो आज भी 15 साल पुराना सिलेबस को अपनाए। और जब मैंने इस विषय में बात करी तो बताया गया कि ऐसे शिक्षक उपलब्ध नहीं है कॉलेज में कि जो आप टॉपिक्स बता रहे हैं उनको हम शामिल कर लें। लेकिन अब आप अगर जनरेटिव एआई को, एजेंटिक एआई को, और अब तो एजीआर आ रहा है, आप इसको अगर शामिल नहीं करेंगे, अगर आप अब जो फिजिकल एआई आया है जिसके अंदर में रोबोटिक्स के अंदर में, स्मार्ट ऑटोमेशन के अंदर में, या अलग अलग डिवाइसेस के अंदर में, मशीन्स के अंदर में अगर एआई को लाया जा रहा है, जो हमारा ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर में, जो ट्रैफिक सिस्टम है, जो कार है, जो हमारे अलग अलग, जो हमारे मतलब एरोप्लेन है, जो हमारे रॉकेट्स हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उनके अंदर में एआई को लाना और किस तरीके से फिजिकल एआई को लाना, तो वो खुद ही अपना डिसीजन लेंगे, जिसको हम कहते हैं उड़ा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंट एंड देन डिसाइड एंड एक्ट। तो वो खुद ही जो है वो ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेशन देगा और उसके बाद उस पर वो डिसाइड करेगा और वो एक्ट करेगा। यानी कि उसको किसी एक ह्यूमन ऑपरेटर के द्वारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ह्यूमन, जैसे एक जेसीबी मशीन है, उसको एक ह्यूमन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर खुद ही इंटेलिजेंस हो कि मुझे अपना काम किस तरीके से, कहाँ से करना है, किस समझदारी से करना है, किस बारीकी से करना है, तो वो मशीन जो है उसका प्रिसाइज लेवल जो होगा, जैसे अगर कोई ऑपरेशन का काम है, रोबोटिक्स के माध्यम से ऑपरेशन होता है, लेकिन वो रोबोटिक्स के माध्यम का ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर खुद कंट्रोल करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिसाइज वे में आज ये टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें कि आप बहुत सारे फोटोग्राफ्स को कंपाइल करके बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल उसको मैग्नीफाई करके, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे जा करके आपको अगर वहाँ पर कोई की, आपको कोई वहाँ पर पिन होल करना है और उसके माध्यम से कोई ऑपरेशन करना है, तो वो रोबोटिक ऑपरेशन आप कर पाएंगे। तो ये सुविधा जो है ये मशीन लर्निंग में, फिजिकल एआई में पॉसिबल है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स अब आ गए हैं, कोर्सेज आ गए हैं। छात्रों को ये करना होगा कि उन्हें डिग्री को, जैसे कहते हैं ना बॉम्बे जाने का टिकट, लेकिन अगर आपको फिल्म स्टार बनना है तो केवल टिकट से काम नहीं होता। खाली टिकट मिल जाने से, बॉम्बे पहुंच जाने से आप फिल्म स्टार नहीं बन जाएंगे। आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका किस तरीके से जो एक फिल्म स्टार से जो अपेक्षा है, तो वैसे ही अगर आपको टेक्नोलॉजी स्टार बनना है तो आपके पास बीसीए की या बीटेक की डिग्री है, तो उससे आप टेक्नोलॉजी स्टार डिग्री से नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास स्किल है, प्रैक्टिस है, वो भी अपडेटेड, हाँ, तो आप जरूर बन सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाऊं कि आपके यहाँ, हमारे कॉलेज में बीसीए, बीएससी, आईटी जैसे कोर्सेज हैं, एमसीए और एमबीए वैसे भी कोर्सेज हैं। अभी जो इस आईआईटी के ई यंत्रा लैब को आपने स्टैब्लिश किया है और जो इंक्यूबेशन सेंटर की बात है, कैसे उसको बच्चों के करियर से जोड़ते हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं? देखिए, अभी जब गवर्नर साहब आए नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर, पहला तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की सभी दर्शकों को, सभी छात्रों को बहुत बधाई। सभी को बहुत। और 11 मई 1998 का दिन, जब भारत ने पोखरण विस्फोट के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, और इसके लिए हम अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत बहुत हम इनको याद करते हैं, और इनकी सरपरस्ती इस देश को मिली तो आज ये देश जो है परमाणु संपन्न हुआ। और कोई आंख नहीं दिखा। बिल्कुल। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इस संकल्प के साथ बनाया जाता है कि भारत को तकनीक के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में विश्व में एक स्थापित अपनी पहचान बनानी है, और भारत टेक्नोलॉजी का जो समाधान देने वाला नेशन बनेगा। टेक्नोलॉजी हम आयात नहीं करें, टेक्नोलॉजी हम दुनिया में निर्यात करें। और ऐसा संभव हुआ। कम से कम सॉफ्टवेयर के मामले में हमने एक बड़ी लीड ली है। अब जरूरत इस बात की है, रोबोटिक्स के फील्ड में, सेमीकंडक्टर के फील्ड में, या अब जब क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर आ रहा है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से भारत की एक विश्व में पहचान बनाए। तो हमने यहाँ पर उस दिन 2 लैब का इनॉग्रेशन हुआ हमारे यहाँ पर।
जिसमें कि एक ई यंत्रा लैब आईआईटी बॉम्बे का ये प्रकल्प है और बिहार में किसी बीबीए बीसीए कॉलेज में पहली बार ई यंत्रा लैब की स्थापना हुई और ये रोबोटिक्स का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, एम्बेडेड सिस्टम्स का और उसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये और ऑटोमेशन का। हाँ, जो ऑटोमेशन कई तरह के हैं, स्मार्ट होम ऑटोमेशन है, स्मार्ट सिटी ऑटोमेशन है, माइनिंग ऑटोमेशन है, डिफेंस ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो हर जगह हो रही है और अब तो स्पेस ऑटोमेशन की, स्पेस में सैटेलाइट सेक्टर में किस तरह से ऑटोमेशन। तो ये जो ऑटोमेशन है इनका सबका पढ़ाई, इनकी सबके प्रयोग का ये केंद्र बनाया जा रहा है इस लैब में और आईआईटी बॉम्बे का ये पूरा का पूरा इसके पीछे जो है सपोर्ट है। उनके यहाँ से इक्विपमेंट्स आए हैं, डिवाइसेस आए हैं। उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में एक बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी का उद्घाटन किया गया था जिसमें कि कई बड़े कॉरपोरेट समूहों ने जो है उसमें इन्वेस्ट किया है और अब उस कंपनी का 800 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। भारत का अपना ह्यूमनॉइड विकसित किया गया है और हाँ, एडवर्ब नाम है कंपनी का। जो दिल्ली में एआई समिट हुआ था तो वहाँ हमारा टाई अप हुआ उस कंपनी के साथ। सिमेज पहला और अकेला संस्थान है पूरे बिहार में जिसने वो टाई अप किया है और हम यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक फिजिकल एआई का, जिसमें कि रोबोटिक्स में और एआई का दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका एक लैब स्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें कि क्वाड्रोपॉड हमारे पास आया है, जिसमें हमारे पास कोबोट मशीन आई है जिसको सिंक्रो इंडस्ट्रियल रोबोटिक हैंड्स होता है, 5 किलोग्राम का पेलोड कैपेसिटी है उसके अंदर में। और ये मशीन अभी सिर्फ पटना में आईआईटी पटना में है और सिमेज में है और इसके अलावा हमारे ओपन सोर्स कोड के साथ है। बिल्कुल ओपन, मतलब प्रोग्रामेबल मशीन है। जो पीछे एआई समिट में भारत का नाम थोड़ा खराब हुआ किसी एक शैक्षणिक संस्थान के कारण और वहां पर जो रोबोटिक डॉग था तो वो एक प्रोग्रामेबल डॉग नहीं था, जबकि हमने जो इसके लिए जो क्वाड्रोपॉड मंगाया है वो प्रोग्रामेबल है। छात्र उसको अपने तरीके से कोड करके परफॉर्म करा सकते हैं और वो फुल ओपन सोर्स कोड के साथ है। अगर इस समझ के जो स्टूडेंट होंगे जो आईटी के, वो अपने प्रैक्टिकल स्किल को प्रैक्टिकली डेवलप करके देखेंगे और उसको वो व्यवहार में इस्तेमाल लाके देख पाएंगे। बिल्कुल। तो नहीं, उसके लिए उनको सीखना पड़ेगा और उसके लिए बाकायदा सिखाया जाएगा। हाँ, वो अलग से सिखाया जाएगा छात्रों को ताकि छात्र समझ सके। जब आप क्वाड्रोपॉड की प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर आप जो बाइपेडल होते हैं, ह्यूमनॉइड होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे। फिर आप जो है अलग अलग तरह के और डिवाइसेस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी वेयर हाउसिंग रोबोट, आपने सुना होगा कि अमेजन के जो बहुत वेयर हाउसेज होते हैं आजकल डार्क वेयर हाउसेज बन रहे हैं जिसमें कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ रोबोट ही जो है वो पूरा का पूरा वेयर हाउस को मैनेज करते हैं। बिल्कुल अंधेरा होता है लेकिन चूंकि रोबोट्स को पता है कि कहाँ पर कितने नंबर रैक में किस हाइट पर कौन सा कोड का हमारा है और किस पाथवे पे जाना है, उनका जो क्यूआर कोड का पाथवे बना रहता है तो वो अपना पाथवे खुद ही खोज लेते हैं और उसमें बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन होता है और वो सब सेंसर सिस्टम होता है और उस वेयरहाउस के अंदर में किसी इंसान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वहाँ हो सकता है कि 5 लाख से भी अधिक SKU यूनिट्स हो, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग जगहों पे होंगे और जब वो आएंगे तो उसको अपने SKU का जो स्पॉट है वहाँ रखना और जहाँ से जिस सामान, जैसे लेंस कार्ट के पास लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा ग्लासेस और फ्रेम्स के उनका SKU था, तो उसका एक ऐसा सिस्टम रोबोटिक बनाया गया कि जिस फ्रेम नंबर की आवश्यकता होगी तब वो फ्रेम नंबर का रैक से वो फ्रेम निकल के बाहर आ जाएगा और फिर रोबोटिक के सिस्टम के द्वारा वो उसको डिलीवर पैकिंग करके हाँ उसको डिलीवरी बॉय तक दे दिया जाएगा। डिलीवरी बॉय को वेयरहाउस के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 लाख फ्रेम्स वहां पर अलग अलग यूनिट्स में रखे हुए हैं और जब जो फ्रेम नंबर का ऑर्डर कंप्यूटर में आएगा और वो इंटरनेट से ऑर्डर आएगा, किसी को ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं है और वो ऑटोमेटिक वो फ्रेम निकल करके डिस्पैच में चला जाएगा। तो ये सारा सिस्टम बनाया गया। मैंने वहाँ जब मैं गया था मैंने खुद उसको देखा, उसका वीडियो सिमेज के इंस्टाग्राम पेज पर है। तो सिमेज के स्टूडेंट वो वेयर हाउसिंग का इंडस्ट्रियल रोबोट की प्रोग्रामिंग कर सके, इसका लैब बिहार में स्टैब्लिश किया जा रहा है। जिपी उसका नाम है जो रोबोटिक डिवाइस है और उसका जिपी टेबल भी है, जिपी का जो जिपी मशीन भी है, उसकी चार्जिंग यूनिट भी है और उसके अलावा सिंक्रो आया है, उसके अलावा ट्रैकर आया है। तो ये सब डिवाइसेस हमारे पास हमने बिहार में पहली बार लाए हैं। वीडियो सिमेज के इंस्टाग्राम पेज पर डाले गए हैं, छात्र उसको देखेंगे और शायद ही कोई शायद क्या मतलब फैक्ट ये है कि बिहार में अभी किसी संस्थान में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। और आईआईटी बॉम्बे के ई यंत्रा लैब के साथ साथ आईआईटी बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के तहत एक स्किल एक्सेलरेशन लैब
जहां पर क्षमता संवर्धन लैब, जिसको हम हिंदी में कहेंगे, और अनेक कोर्सेज के लिए वहां पर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया गया है, प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया गया है और वीडियोस को इंस्टॉल किया गया है। तो 220 कंप्यूटर का HP जो i5 कंप्यूटर्स होते हैं, एक बड़ा लैब बनाया गया है और इस लैब में स्टूडेंट्स को IIT बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के कोर्सेज जो हैं वो स्किल लैब के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे।